लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ बोर्ड सैम्पल क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है पहला प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बेटा हमने क्या पढ़ा था? प्लेइंग कार्ड्स। आई होप यू रिमेंबर ऑल द टाइप्स ऑफ कार्ड कि आपके 4 तरह के सूट थे। हार्ट रेड कलर, डायमंड रेड कलर, स्पेड एंड क्लब ब्लैक कलर। फिर उसमें हमने पढ़ा था किंग क्वीन जैक, देवर फेस कार्ड्स। एस इक्का, हाँ एस से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स, और फेस कार्ड आपके 12 थे, नॉन फेस कार्ड 42। किसी भी एक कलर का बोल दिया रेड या ब्लैक तो हाफ हो जाएगा, दैट इज 6 रेड फेस कार्ड 6 ब्लैक फेस कार्ड। 40 आपके नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड में भी रेड या ब्लैक बोल दें तो 20 विल बी रेड नॉन फेस कार्ड, 20 विल बी ब्लैक नॉन फेस कार्ड, है ना। तो ये सब आपको याद है। और आपको बोला था कोई भी कार्ड, जैसे हम बात करें क्लब की तो दे आर 13, है ना। क्लब 13, हार्ट 13, स्पेड 13, डायमंड 13। पर यदि स्पेसिफिक बोला भाई किंग आए तो किंग 4 है तो 4 किंग, और कलर की बात कर दी तो 2 किंग, पर स्पेसिफिकली बोल दिया क्लब डायमंड हार्ट स्पेड तो देयर इज ओनली 1 किंग, ठीक है। तो और कैंसिल करके लिखना है प्रोबेबिलिटी में, ये सब बातें आपको याद होगी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है केस स्टडी 1 में? ऑन अ वीकेंड रानी वॉज प्लेइंग कार्ड्स विथ हर फैमिली, द डेक हैज़ 52 कार्ड्स, इफ हर ब्रदर ड्रू 1 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने किंग है? टोटल किंग कितने? 4, रेड कितने? 2, हाँ। और यदि डायमंड का बोल दिया तो कितने हो जाते हैं? 1, तो 2/52 कैंसिल होके क्या आया? 1/26। तो आंसर क्या आएगा? 1/26। सेकेंड है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? 12, टोटल कार्ड्स 52, 4 से कैंसिल होता है, ये हो गया 13, ये हो गया 3, तो आंसर इज 3/13। 12/52 will not be correct, answer will be 3/13. Find the probability of getting a jack of heart, specific card, jack किसका? हार्ट का, एक ही है तो आंसर क्या होगा? 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। 12 में से आधे रेड आधे ब्लैक तो 6 रेड फेस कार्ड, टोटल 52, 2 से कैंसिल हुआ, 3/26। 2 से कैंसिल हुआ, 2 3 ज़ा 6, 12 में से 6 रेड 6 ब्लैक तो 6/52, 2 से तो कैंसिल हुआ, 3/26 आएगा ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड्स 12, आउट ऑफ दैट 6 आर रेड, टोटल कार्ड्स 52, 3/26 आएगा, ये मिसप्रिंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। 6/52 is 3/26, यहाँ मिसप्रिंट है, नो ऑप्शन इज मैचिंग। नेक्स्ट इज जो फोर्थ है ना, फोर्थ का आंसर इन्होंने क्या दिया है? 3/13। 3/13 कैसे हो सकता है? 3/13 होता, हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से, तो टोटल कार्ड्स हो गए 52 और ये 3 4 12। 12/52 प्रोबेबिलिटी किसकी है? सिंगल फेस कार्ड की, कलर नहीं है उसमें, रेड या ब्लैक कर दिया तो इट हैज़ टू बी 6, 6/52 मतलब 3/26। तो ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर इन्होंने रेड नहीं देना था तो ये आंसर करेक्ट होता है। और यदि रेड फेस कार्ड दिया तो यहाँ पर फेस कार्ड देखो, यहाँ 3/13 और रेड फेस कार्ड भी 3/13, 100% मिसप्रिंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर? स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब, कुछ भी बोला, 13, 13/52 कैंसिल होके क्या हो गया? 1/4, तो आंसर इज 1/4। दिस वॉज योर फर्स्ट केस स्टडी। केस स्टडी 2 में डाइस पे क्वेश्चन आ गया कि राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस। आजकल मोनोपॉली आता है आपका, है ना। मोनोपॉली में आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, यू जस्ट नीड टू थ्रो द डाइस और फिर आप बस चलो, अपने आप सब वो कर देता है कि आपने क्रेडिट कार्ड की तरह कार्ड रखा, अमाउंट कितना डिडक्ट, कितना दूसरे में ऐड, वो सब काम कर देता है। पहले क्या होता था? पहले रुपये, उसके साथ बहुत सारे नोट आते थे नकली, हाँ बैंक टाइप, और फिर आप चीज़ों को एक्चुअली ख़रीदते बेचते थे, आपके पास कितने पैसे हैं एक्चुअली में काउंट करना पड़ता था। तो बच्चे उससे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखते थे। अभी तो आपको बहुत ही कम काम करना पड़ता है मोनोपॉली में, पर पहले इंटरनेशनल बिजनेस या बिजनेस गेम्स आते थे, बोर्ड गेम्स, उस पर लिखा होता था तुम बनो भारत के सबसे बड़े व्यापारी, हाँ इंडिया में जो आता था उसमें ऐसे लिखा आता था।
कि यू बी द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। तो उन दोनों ने 2 डाइस के संग खेल रहे हैं। अब 2 डाइस जैसे ही आया दिमाग में सारे कॉम्बिनेशन आ जाना चाहिए कि 2 डाइस के टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं आपके 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 लाइक दैट। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस, what is the probability that he got the sum of the 2 numbers appearing on the top face of the dice is 8, कि टॉप पर 8 आए। तो अब 8 आने के लिए कॉम्बिनेशन 2 6 और रिवर्स क्या होगा 6 2 3 5 5 3 और 4 4। दिस आर द पॉसिबल आउटकम्स जब सम 8 आता है। इसके अलावा और कोई है क्या डाइस में 1 से 6 तक है, तो 1 + 7 8 होता है, 7 होता नहीं, 2 6 3 5 4 3, इसके आगे कोई नंबर है नहीं डाइस में, सारे आ गए आपके। तो 5 पॉसिबल आउटकम है। नाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर 36, तो आंसर क्या आएगा 5/36। सेकेंड क्वेश्चन, राहुल गॉट नेक्स्ट चांस, पहला रवि ने लिया तो 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, अब पूछ रहा राहुल को नेक्स्ट चांस मिली, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस एज 13, सम 13 आए। सोचने की ज़रूरत है क्या, मिनिमम सम कितना आता है 2, क्योंकि मिनिमम दोनों डाइस पे क्या आ सकता है 1 1, तो सम हो गया 2। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिजिट ऑन ईच डाइस 6 6, तो 6 और 6 का सम क्या है 12, तो 13 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, जो होगा ही नहीं, दैट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो इसका आंसर बिना देखे आप बिना कैलकुलेट किए लिख सकते हो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ इट वाज रवीज टर्न अगेन, ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर्स appearing on the top face of the dice is less than or equal to 12। देखो NCERT के ही एग्जाम्पल में से क्वेश्चन छाप दिया है, लेस देन और इक्वल टू 12, सारे ही केस मैक्सिमम वैल्यू 12, बाकी के लेस देन 12, तो सारे ही फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो इवेंट कैसा हो गया, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1, 36/36 1, दिस इज अ श्योर इवेंट, तो आंसर आ गया इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब राहुल की चांस आ गई फिर से। अब क्या प्रोबेबिलिटी की सम ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू 7, 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 और 6 का सम 7 है, तो 6 और 1 का भी होगा, 2 + 5 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, और तो कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है, तो कितने हो गए 2 2 4 और 2 6 आउटकम्स, और टोटल कितने हैं 36, 6/36 कैंसिल होके क्या आ गई प्रोबेबिलिटी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रवि की टर्न आ गई, उसने फिर से डाइस रोल किए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम आए ग्रेटर देन 8, सम इज ग्रेटर देन 8, हाँ, तो सम 8 आना 9 10 11 एंड 12 चलेगा। हाँ, मैंने आपको तरीका बताया था, अभी सम 7 आने के 6 केसेस थे, सम 7 आने के 6 केसेस थे, सम 8 आने के हमने सबसे पहले काउंट कर दिए थे, सम 8 आने के हमारे कितने केसेस थे 5, हाँ, तो सम 7 आने के केस अब कम होते जाएंगे पॉसिबल आउटकम, 4 3 2 1, यही पॉसिबल आउटकम्स है ना इनके आने के, तो इन सबको ऐड कर दो, सम क्या बोला है ग्रेटर देन 8, तो इसको छोड़ दो, ये सारे ऐड कर दो, तो ये 5 5 5 15/36, 3 5s are 3 12s are, answer is 5/12, 15/36 is 5/12। बड़ी मिसप्रिंट्स है इसमें, 5/18 कैसे आ सकता है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स होना चाहिए 10, अच्छा ग्रेटर देन 8 है, सॉरी ग्रेटर देन 8 है तो ये काउंट नहीं होगा, 8 को भी छोड़ देंगे, 9 10 11 12 हुआ, तो ये 5 कम हुआ, तो ये हुआ 10/36, तो 2 से कैंसिल करेंगे 5/18, ये करेक्ट है। सॉरी, मैं वो केसेस बताने लग गई ना, तो मैं क्वेश्चन से मिस वो हो गई, हाँ मेरा ध्यान उस पर चला गया, 8 भी जोड़ दिया मैंने। सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस इज ग्रेटर देन 8, तो 8 काउंट नहीं होगा, सिर्फ 9 10 11 12। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ऐसे कर सकते हैं कि 12 एक बार आएगा, 11 2 बार आएगा, 10 3 बार, 9 4 बार, 8 5 बार, 7 6 बार, फिर डाउन होने लग जाता है आउटकम्स, है ना। फिर आपका 5 4 3 2 1 इसी ऑर्डर में चले जाएंगे,
कि 5 5 बार, 4 4 4 3 बार, 3 2 बार, 2 1 बार, तो ये आपका 5 और ये आपका 6, ये इस तरह से होता है। तो ये कॉम्बिनेशन याद रहे कंसेप्ट, तो ये बड़ी जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी के इतने ही थे, आंसर्स 2 बार लगा दिए मैंने। नहीं, अच्छा ये इसके आंसर्स हैं, वो उसके आंसर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बोला था कि ये जो आपका स्पोर्ट्स रेस वाला है या जो ऑप्शनल में कृषि विकास केंद्र वाला दिया है, वैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक कहानी दे के उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बुने हुए होते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का कि इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर स्कूल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइन बना दी चॉक पाउडर से, और साइड में आपने क्या किया, 100 फ्लावर पॉट्स 1 मीटर के गैप पे रख दिए। तो रेस कितने मीटर की हो गई? 100 मीटर की। अलॉन्ग द पाथ AD एज शोन इन द गिवन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। तो AD इज़ 100 और उसका 1/4 करोगे तो ये क्या आ गया? 25। सेकेंड लाइन पे निहारिका दौड़ रही है, सेकेंड लाइन पे इसका 1/4 मतलब 25 मीटर। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2,25। ये जो है रश्मि, ये रन कर रही है 8th लेन पे, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? एंड सेकेंड लाइन प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD। 1/5 ये प्रीत है, ये निहारिका है, ये प्रीत है। अब ये कितना डिस्टेंस रन कर रही है? 1/5। तो 1/5 ऑफ 100 मीटर करेंगे तो वैल्यू क्या आई? 20। तो ये हो गया 8,20 मीटर। एंड पोस्टर रेड फ्लैग, ये रेड फ्लैग लगा रही है और ग्रीन फ्लैग लगा रही है। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग किसने लगाया? ये। तो ग्रीन फ्लैग की पोजीशन क्या हुई? 2,25। कोऑर्डिनेट्स ही पूछ लिए। फिर पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। तो रेड की कंडीशन क्या आई? 8,20। फिर पूछा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो हमें अब इनके रेड और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। 2,25 और 8,20 के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला √8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर। 8 - 2 6 है, 6 का स्क्वायर 36। 20 - 25 -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी +25। ऐड किया √61 यूनिट्स। तो आंसर क्या आ रहा है? √61 यूनिट, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो ये आपको याद होगा एनसीईआरटी में कि हमको इन दोनों का क्या निकालना है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, 2 + 8 10, 10/2 5, 25 + 20 45, 45/2 इज 22.5। मतलब 5th लेन में जा कर के 22.5 मीटर पे यदि रश्मि अपना फ्लैग लगा दे तो वो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो ये ऑप्शन आ गया ए। फिर बोल रहा है इफ़ जॉय हैज़ टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग in the line segment joining the green and red flag, then where should he post his flag? कि जॉय को फ्लैग कहाँ लगाना है? ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस पे, ग्रीन और रेड फ्लैग में, ग्रीन और रेड में एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस। ये ग्रीन था और ये रेड था। 2,25 एंड 8,20, इससे 1/4 डिस्टेंस। तो रेशो क्या हो गया? 1:4। अब हमें क्या निकालना है? इसके कोऑर्डिनेट्स जॉय के। तो x1 + m1 x2 8 × 1 + 4 × 2 / 1 + 4। तो ये क्या हो गया?
8 प्लस 8/5, 16/5, 16/5 क्या हो गया? 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3.5 एक ऑप्शन दिख रहा है, अब बी निकालना है तो y निकालना है मतलब, तो 20 × 120 प्लस 25 4 ज़ा 100 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 120/5, तो दिस इज 24, करेक्ट है अपना। तो ये आ गया 3.5, 24, ये ऑप्शन मैच हो गया। तो आंसर हम देख लें एक बार, तो हमारे सारे आंसर्स करेक्ट हैं, है ना। कभी इसमें मिसप्रिंट भी हो सकता है, पर एक बार देख लेना चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, कृषि विकास केंद्र ऑप्शनल में था, मैंने आपको करवाया भी था पॉइंट्स कैसे निकालना, क्योंकि एरिया निकालना तो हट गया है, पर कोऑर्डिनेट्स निकालना वो आता है एग्जाम में। क्या बोल रहा था? क्लास 10th स्टूडेंट इन कृषि स्कूल इन कृषिनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। सेपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। बाउंड्री पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे गुलमोहर के पौधे लगा दिए। एक ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन है in the plot is shown in the figure. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area. बाकी जगह में ये ग्रासी लैंड है, बची हुई जगह में उनको फूलों के पौधे लगाने हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ए को ओरिजिन लेकर के पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो पी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या है? 4, वाई क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 4,6 दिख रहा है, हाँ 4,6 पी के कोऑर्डिनेट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या बोला है? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इफ सी इज द ओरिजिन। अब ओरिजिन यदि सी होगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आर के कॉरस्पॉन्डिंग 10, और इधर देखें तो 1 2 3, तो एक्स इज 10 वाई इज 3, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 10,3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इफ सी इज ओरिजिन। सी ओरिजिन लेकर के क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये देखना है, हाँ ये और इधर ये, तो ये 4 5 6, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 6, एक्स में देखें तो 11 12 13, तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 13,6। Coordinates of Q are 13,6. Next is calculate the area of triangles if A is the origin. ये आ ही नहीं सकता, आपके उसमें ट्राइंगल का एरिया हट गया है ना, तो ये क्वेश्चन इन्होंने गलत दे दिया है। फिर कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज इट इज़ छाप दिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने तो आपको सिखाया है, करवा भी दूंगी, बट एग्ज़ाम में आना नहीं चाहिए क्योंकि ट्राइंगल का एरिया सिलेबस में नहीं है। चलो हम एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं कि पूरा ही कर लें। देखो 4 6 10,3 यही आए थे हमारे, 4 6 10,3 13,6, तो ये तीनों हमारे करेक्ट है। अब ये हम एरिया निकालें तो ये हमको पता होना चाहिए कि एरिया दोनों केस में सेम आता है। अब कोई भी कोऑर्डिनेट लो, एरिया विल बी सेम। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 4,6 और 13, मैं यहीं से देख लेती हूँ, 4,6 10,3, 4,6 10,3 एंड 13,6, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें यदि इसका एरिया निकालना है। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ क्या है कि ये दो कोऑर्डिनेट जो हैं ये सी एज ओरिजिन है और ये ए एज ओरिजिन है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यू नीड ऑल द कोऑर्डिनेट्स विथ सेम ओरिजिन। हाँ, तो हम यदि पी के कोऑर्डिनेट भी निकालें तो इधर से देखना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12, तो इसका x है 12 और y है 2, तो 12,2 हो गया। 12 इसकी बजाय आएगा 12,2। एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 x2 x3 x3
y1 माइनस y2। थ्री वन टू 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बहुत ही गंदा लिखा मैंने, फिर से लिखती हूँ। देखो x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, और बाहर हाफ। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। सेम ऑर्डर में चलते जाओ, वैल्यू रखना शुरू करें। अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे। आपने इसको x1 लिया तो ये x2 x3, ये x1 लिया तो ये x2 x3। आप किसी भी ऑर्डर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बट सेम ऑर्डर शुड बी फॉलोड फॉर ऑल द फर्दर वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया 10, हाफ है बाहर, 10 टाइम्स 6 माइनस 2 इज़ 4 प्लस 13 टाइम्स 2 माइनस 3 इज़ -1 प्लस 12 टाइम्स 3 माइनस 6 इज़ -3। ये होगा, तो ये क्या हो गया, हाफ। 10 4 ज़ा 40 प्लस माइनस -13 माइनस 12 3 ज़ा 36। तो ये कितना हो गया, 40 में से 36 गया, 4 बचा, -4 प्लस 4, 13 में से 4 गया, 13 माइनस 4 इज़ 9, -9/2 मतलब -4.5। और मैंने आई थिंक आपको बताया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 इज़ पॉसिबल, पॉजिटिव पॉसिबल, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इसका क्या करते हैं, इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो मॉड्यूलस के बाहर नंबर जब भी आता है पॉजिटिव हो जाता है, तो एरिया क्या आएगा 4.5। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो एक बात याद रखना बेटा, ट्राइंगल का एरिया सेम रहेगा, क्योंकि हम इस ट्राइंगल का एरिया, ये ओरिजिन ले, ये ओरिजिन ले, ये ले, ये ले, कोई भी ले, ट्राइंगल तो वही है, एरिया थोड़ी बदल जाएगा। हम यदि लेंथ ब्रेथ हाइट थोड़ी चेंज कर सकते हैं। यदि मुझे इस रूम का एरिया निकालना है तो मैं इस साइड को लेंथ लूँ, उसको ब्रेथ लूँ, या उसको ब्रेथ इसको लेंथ, एरिया तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट ही हो रहा है। हाँ, प्लस माइनस तो कुछ होता नहीं है। तो ये कंसेप्ट इसमें याद रखना, एक का कैलकुलेट करो, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस फिनिश हो गए। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में भी आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही विथ सम डिफरेंट स्टोरी दे हैव पुट, कि बोल रहा है पोक्कलम या पूकलम इज़ द फ्लावर बेड और फ्लावर पैटर्न डिज़ाइन ड्यूरिंग ओणम इन केरला। जैसे हम दिवाली पे राखी वो बनाते हैं ना, रंगोली, तो ये फ्लावर से रंगोली बनाते हैं, हाँ, फ्लावर पैटर्न, उसको कहते हैं पुक्कलम। इट इज़ सिमिलर एज रंगोली इन नॉर्थ इंडिया एंड कोलम इन तमिलनाडु। During the festival of Onam, your school is planning to conduct a Pukkalam competition. Your friend who is a partner in competition suggests 2 designs given below. Observe these carefully. आपके फ्रेंड ने डिज़ाइन बनाने के लिए 2 डिज़ाइन बोली कि फूलों से आपको रंगोली बनाना है, कि ये दोनों में से कोई एक बना ले। तो अब आपको क्या बोल रहा है, डिज़ाइन 1 इज़ मेड विथ अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर, लीविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन द गिवन फिगर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद आ गया, ये सेगमेंट का एरिया निकालते हैं अपन। फिर सेकंड केस में बोल रहा है, या हम पहले क्या करें, हम पहले डिज़ाइन 1 का ही क्वेश्चन कर ले रहे हैं। फॉर डिज़ाइन 1 द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी है, रेडियस हमारे पास है 32। तो हम क्या करेंगे, ये 32 है, सेंटर पे एंगल कितना होगा 120। क्यों, इक्वल कॉर्ड्स ऑब्टेन्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो मैं यदि इसका ये देखूं, ये एंगल है 120, और हम यहाँ से यदि लाइन ऐसे डाल दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। तो ये एंगल 60 है, ये 32 है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लो, यू कैन यूज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर देखो, ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ये हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड इज़ मीडियन ऑल्सो, और ये एल्टीट्यूड सेंटर उस पर ही होता है, सेंटर एल्टीट्यूड पे लाई करेगा। और एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, ये सेंट्रॉइड जो है ना, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सेंटर जो है, सेंटर का पॉइंट, वो सारे इनका सेंट्रॉइड होगा एल्टीट्यूड्स का, तो मीडियंस का।
तो वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो वो ये 90 डिग्री भी बनाएगा। तो अब ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, ये 32 है। तो हमको ये नहीं 32, सॉरी, दिस इज़ 32, ठीक, ये हमको पता है ये 32 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है, ये 30 होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लो, आपको क्या चाहिए, आपको इसकी साइड चाहिए, एंड यू नो दैट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ। तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2a होगी। तो बेटा यहाँ पर हम यदि इस एंगल से देखें तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस है, तो साइन लग जाएगा। तो साइन 60 इक्वल टू a/32। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 32 इधर आ गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई 16√3। तो 2a क्या हो जाएगा 16 2 ज़ा 32√3। तो इसकी साइड आपकी क्या आ गई 32√3। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या था कि हम सिंपली इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं। 32 है, ये एंगल 60 हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से निकल जाएगा, है ना, ट्रिग्नो ही ठीक है। नेक्स्ट है द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, अब हमको साइड मिल गई, हमको ये हाइट निकालनी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a², और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस a है, हाँ, हाइट h, तो ये एक a कैंसल, इससे ये कैंसल, इस a की जगह हमने क्या रखा 32√3, तो 2 से इसको कैंसिल किया 16, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, तो 16 3 ज़ा 48। तो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो गया 48 सेंटीमीटर। अब सेकेंड डिज़ाइन में क्या बोला था, द पोकलम इज मेड विथ 9 सर्कुलर डिज़ाइंस, 9 डिज़ाइन बना दी, ईच ऑफ रेडियस 7, सबकी रेडियस 7 है, तो डायमीटर क्या हुआ 14, 14 3 ज़ा 42, स्क्वायर की साइज़ क्या हो गई 42, ठीक। अब हमसे क्या पूछा, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर की साइड हमने अभी निकाली थी 42, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 42 का स्क्वायर, तो 42 इंटू 42 84 इंटू 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पूछा एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिज़ाइन, हर सर्कुलर डिज़ाइन, तो सर्कुलर डिज़ाइन का एरिया क्या होगा πr², r है 7, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 7 कैंसिल, 22 7 ज़ा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पूछा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का एरिया कितना है 1764, उसमें से क्या माइनस होगा 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एक का एरिया 154 है, 9 है, मल्टीप्लाई कर दें, 9 4 ज़ा 36, कैरी 3, 15 9 ज़ा 135, 36 37 30 1386, तो इसमें से 1386 माइनस करें, $378, तो आंसर क्या आ गया 378, करेक्ट है। 154 दिस सारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका एनसीईआरटी का ब्रोच, बस थोड़ा सा उसमें कहानी बदल दी। एनसीईआरटी में एक था, उन्होंने 2 शेप दे दिए। अ ब्रोच इज अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विच हैज़ अ पिन एट द बैक सो इट कैन बी फास्टन ऑन अ ड्रेस, ब्लाउज और कोट। अभी आपने देखा तो केबीसी शुरू हुआ है, अमिताभ बच्चन जो हैं वो बहुत सुंदर सुंदर ब्रोच पहनते हैं, तो आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। विमन भी पहनती हैं साड़ी के ऊपर या कोट के ऊपर। Designs of some brooch are shown below. Observe them carefully. Design A. Brooch A is made with silver wire in the form of a circle with diameter 28 mm. The wire used for making 4 diameters. NCERT में 5 था, यहाँ 4 है, ध्यान देना. Which divide the circle into 8 equal parts. ठीक, अब रेफर टू डिज़ाइन A. पहले आप डिज़ाइन A के क्वेश्चन कर डालो, क्या बोल रहा है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो एक तो आपको क्या चाहिए सरकमफरेंस बनाने को, और फिर आपको 4 डायमीटर के लिए चाहिए, तो 2πr प्लस 4 टाइम्स डायमीटर। तो डायमीटर क्या था 28, तो 2r इज डायमीटर, तो 22/7, या इसको हम πd भी कह सकते हैं। तो 22/7 इंटू 28 प्लस 4 इंटू 28,
7 4 ज़ा 28, 22 4 ज़ा 88 प्लस 1 1 2 ऐड किया 120 200, तो आंसर क्या आ गया 200 मिलीमीटर, 200 mm में है। फिर बोला एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर का एरिया 8 सेक्टर में डिवाइड हो रहा है, मतलब 1/8 पाई आर स्क्वायर, तो 1/8 पाई है 22/7, डायमीटर 28 है तो रेडियस क्या हो गई 14 × 14, 7 2 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, एक 2 यहाँ से कैंसिल, एक 2 यहाँ से कैंसिल, 11 7 ज़ा 77 यूनिट है मिलीमीटर स्क्वायर। अब डिज़ाइन बी, तो डिज़ाइन बी अब पढ़ लें। ब्रूच बी इज मेड विथ 2 कलर्स, गोल्ड एंड सिल्वर, आउटर पार्ट इज मेड विथ गोल्ड, बाहर का जो पोर्शन है वो गोल्ड से बना है। द सर्कमफरेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज 44, ये अंदर का जो सिल्वर पार्ट है इसका सर्कमफरेंस मतलब 2 पाई आर 44 है, एंड द गोल्ड पार्ट इज 3 mm वाइड एवरीवेयर, और गोल्ड जो है वो 3 mm वाइड है हर जगह, मतलब इससे जो रेडियस निकले उसमें 3 ऐड कर दो तो गोल्ड की रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो हमको पूछा ही होगा ये सब। द सर्कमफरेंस ऑफ आउटर पार्ट, गोल्डन पार्ट का सर्कमफरेंस निकालना है। ठीक, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको 2 पाई आर इनर रेडियस को 44 से इक्वेट करें, पाई इज 22/7, तो 22 2 4 ज़ा 44, 2 ज़ा 44 कैंसिल हो गया 1, तो रेडियस क्या आ गई 7। मैंने बहुत ही गंदा काम किया, लेट मी डू इट क्लीनली, कि 2 पाई आर इक्वल टू 44, पाई इज 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44, 22 2 ज़ा 44 होता है, ये 44 कैंसिल, 7 उधर गया तो रेडियस क्या आ गई 7 mm। इनर रेडियस, सिल्वर वायर की इनर रेडियस 7 है और गोल्ड की थिकनेस हर जगह क्या थी 3, तो 7 + 3 आउटर रेडियस क्या हो गई 10 mm। अब हमसे क्या पूछा है, द सर्कमफरेंस ऑफ आउटर पार्ट, तो सर्कमफरेंस ऑफ आउटर पार्ट इज 2 पाई आर, आर की जगह 10, 2 पाई इज 22/7, आर इज 10, तो ये क्या आ गया 22/7 को हम यदि 3.14 ले लें तो ये 31.4 × 2 मतलब 62.8 वाला आ जाएगा आंसर। मैं इसकी जगह 3.14 ले लूँ सीधे, तो इंटू 20 है, तो 314 का डबल 628, हाँ, और डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट, तो 62.8, उसके अलावा और कोई है ही नहीं, तो 86 चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट, तो रिंग का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाता है। पाई तो 22/7 है, आउटर रेडियस है 10, इनर रेडियस है 7, तो 10 - 7 करेंगे तो 3, और 10 + 7 करेंगे तो 17, और पाई को पाई ही रखें तो 17 3 ज़ा 51 पाई, तो ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ बॉय इज प्लेइंग विथ ब्रूच बी, ही मेक्स रिवॉल्यूशन विथ इट along its edge, how many complete revolutions must it take to cover 80 पाई mm, 80 पाई mm डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रिवॉल्यूशन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो भाई खेल रहा है तो बाहर वाला देखना पड़ेगा, गोल्ड का, गोल्ड की रेडियस 10 थी, तो डायमीटर वो सर्कमफरेंस क्या हुआ 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की जगह 10, और इसको 80 पाई को हम इससे डिवाइड करें, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0, 2 से कैंसिल 4, तो 4 रिवॉल्यूशन में वो 80 पाई mm डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना। देखो ये 200 है, 77 मिलीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है अपने सारे आंसर्स। खत्म भी हो गए क्वेश्चन, हाँ, पता ही नहीं चला। सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के डाल दिए हैं, तो आपको क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि एनसीईआरटी को थोड़ा और अच्छे से करना है। उन्होंने हालांकि सारे ही चैप्टर डाल दिए हैं, उसमें आपके सारे चैप्टर पड़े हुए थे, पर अभी हमको सारे नहीं करना है क्योंकि वो अभी हमारे टर्म 1 में नहीं आ रहे हैं। जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और स्टेट्स है ना, आपका और क्या था, एपी है, जो भी चैप्टर अभी एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में उसमें कुछ नहीं है, उसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अभी आपका टर्म 1 में नहीं आ रहा है। तो इसके साथ हमारा सैम्पल पेपर्स के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। अब कल से हम दूसरे जो हैं, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन आर भेजूँगी गूगल फॉर्म में,
मैं आपको एक भेजूंगी जिसमें आपको टिक करना है कि आपको किस किस चैप्टर में प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें टॉपिक वाइज भी होगा, जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर में टर्मिनेटिंग वाले में प्रॉब्लम है, इरेशनल प्रूफ करने को तब आएगा नहीं। हाँ, तो किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, मतलब उस तरह से आप डिटेल में, और उसमें जो चीज़ मेंशन नहीं हो बट इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दोज टॉपिक प्लीज़ टिक दोज थिंग्स, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि अब आप लोगों को प्रॉब्लम है किस चीज़ में। तो आगे का रिवीजन हम उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है आप सबका, उस हिसाब से प्लान करेंगे और वी विल फोकस ऑन दोज कंसेप्ट्स विच यू आर लेकिंग। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास सारी क्लासेस हैं, सारी क्लासेस एज इट इज़ आपके पास ओपन है, आप कोई भी क्लास जा करके देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस अभी आपका ये एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मतलब हमको पढ़ते वक्त क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम 1 मार्क का है, MCQ एग्ज़ाम है टर्म 1, तो हम उसी तरह से करें कि 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ कैसे कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी। क्योंकि मैंने पहले जो क्लासेस आपको पढ़ाई थी, हाँ, जब हम इनिशियली पढ़ रहे थे जुलाई तक, तब तक हमारा हम किस अंदाज से पढ़ रहे थे कि हमको रिटर्न एग्ज़ाम देनी है बोर्ड्स में फाइनल, और या बीच में भी जो एग्ज़ाम्स होंगी वो सब 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क टाइप होगा, MCQ वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, है ना। तो अभी आपको थोड़ा सा अपना पढ़ने की अप्रोच को चेंज करके MCQ स्टाइल पे फोकस करना पड़ेगा हर चीज़ में। MCQ में बेटा एक बेनिफिट है कि पूरे नंबर मिलते हैं, तो वहीं एक डिसएडवांटेज है कि यदि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर ही मैटर करेगा, बीच की स्टेप्स मैटर नहीं करेंगी। तो यू नीड टू बी मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज, सो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो खूब प्रैक्टिस करो, जहाँ डाउट हो वहाँ मुझे पूछो एंड बढ़िया नंबर लेकर के आओ। ठीक है, थैंक यू।